topic is about the syllabus of class 11th UP Board NCERT. Students, now we are going to know about the English syllabus of class 11th, which is based on NCERT pattern. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो हमारी है, तो पहले आप लोग देखिए, पहले आपको बता देता हूँ मैं कि ये पहला वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स अभी अभी क्लास 11th में पहुँचे हुए हैं, जिन्होंने अभी अभी क्लास 10th को पास आउट किया हुआ। एक्चुअली जो स्टूडेंट प्रमोटेड हो चुके हैं, यूपी गवर्नमेंट ने प्रमोट कर रखा हुआ है उन्हें, तो अभी जो 11th में गए हैं तो उनको भी कुछ लोग ऐसे होते हैं CBSE से यूपी में आते हैं, कुछ बच्चे यूपी से ही पढ़कर 11th में यूपी पढ़ रहे हैं। तो उनको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने पैटर्न को पूरा समझ सकें कि एक्चुअल में जो उनकी बुक्स हैं वो किस किस बेस पे हैं, किस किस पैटर्न पे हैं, क्या क्या है उनमें, क्या क्या आता है एग्ज़ाम में, कैसे कैसे उनके टीचर्स उनको पढ़ाएंगे, हर एक चीज़ के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और वो मैं कोशिश करूँगा आपको काफ़ी अच्छे से बताया जा सके कि किस किस बेस पे आपको तैयारी करनी है और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, बुक्स का क्या नाम है, चैप्टर में क्या क्या है और कितने पार्ट्स में डिवाइडेशन हुआ है आपकी बुक का, इस सब आपको बताया जाएगा। एक एक चीज़ के बारे में आपको बहुत बारीकी से बताएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखना है बेटा। पहले आपको बता दूं कि इंग्लिश का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का, वो थोड़ा सा लेंदी है और डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ, डिफ़िकल्ट मतलब ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा आपको, डिफ़िकल्ट मतलब हो गया कि इसमें ग्रामर जो ऐड होती है वो थोड़ी यूनिक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग ग्रामर है। अगर आप मन से पढ़ते हो तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में और समझदारी से पढ़ना पड़ता है। मतलब आपने अगर 10th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, यूपी बोर्ड ग्रामर में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। लेकिन इसकी ग्रामर पढ़ने से एक बेनिफिट आपको ये होता है, यूपी बोर्ड में अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो उसका बेनिफिट बेटा ये होता है कि आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपको ये ग्रामर काम आती है। अच्छा, जो बच्चे भी CBSE से अगर यूपी में आ रहे हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि CBSE की ग्रामर का पैटर्न अलग होता है और यूपी की ग्रामर का पैटर्न अलग होता है। बेसिकली आपसे एक बात कही जा सकती है कि यूपी बोर्ड के बच्चे जो होते हैं, जो यूपी बोर्ड की ग्रामर है 11th 12th की ख़ास तौर पे, तो इसमें बेटा क्या होता है, डीपली बताई जाती है, हर चीज़ को बहुत गहराई से बताया जाएगा, बारीकियाँ पकड़ी जाती हैं। यानी मैं आपको बताऊँ तो कॉमा लगा होना है, ना लगा होने से कितना अर्थ बिगड़ जाता है, ये आपको बताया जाता है कि कॉमा कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये सब बताना है आपको। एक एक चीज़ को बारीकी से हम लोग को जानना होता है। इसमें बेनिफिट ये होता है कि यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़ें तो आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम बैठते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, तो आपको एक ग्रामर आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बिना इस तरह की ग्रामर को पढ़े हुए आप उसको नहीं कर सकते, मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते आप। तो आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो होता क्या है, आपको पहले बेसिक पढ़ना पड़ता है, फिर एडवांस पढ़ना पड़ता है। बेसिक में बहुत बेसिक बताते हैं, उसमें आपका लगभग 6 महीने बर्बाद चले जाते हैं। और चूँकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं है पहले, तो आपको उम्मीद ना करें कि बहुत अच्छे से बेसिक पढ़ जाएगा, आपको काफ़ी लंबा समय देना पड़ेगा, हो सके 2 बार या 3 बार बेसिक पढ़ना पड़े तो आपको थोड़ा सा आएगा। लेकिन आपने यूपी बोर्ड की ग्रामर अगर ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखी है तो इतना श्योर है कि आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, आप काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। और काफ़ी अच्छा क्या कह सकते हो कि आपको 50% या 40% ही मेहनत करनी है, बाकी आप 60% पहले से ही आप 12th में ही 11th 12th में ही पास आउट कर लेते हो, उस मेहनत को आप निकाल लेते हो। अच्छा, और कुछ लोग जिसको नाम देते हैं 11th को फर्स्ट ईयर और 12th को 12th ही बोल देते हैं, इंटर बोल देते हैं, तो बेटा आपको बता दें इंटर का ही पार्ट है ये। फर्स्ट ईयर 11th को बोलते हैं फर्स्ट ईयर, और जो आप 12th होता है उसको बोलते हैं सेकेंड ईयर। तो ये इसी का पार्ट है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो ये नहीं कि फर्स्ट ईयर अलग है और इंटर अलग है, वो इंटर के ही 2 पार्ट है। 11th को फर्स्ट ईयर बोलते हैं और
ट्वेल्थ को सेकेंड ईयर बोलते हैं। तो सेकेंड ईयर बहुत लोग यूज़ नहीं करते बोलने पे, तो करते। तो आपको बता दूँ कि आपको पूरी ग्रामर पढ़नी है 11th में भी और 12th में भी, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी चाहिए तो आपके CBSE की सेम हो चुके हैं, यूपी CBSE की, तो देखते हैं। तो आप यूपी के बोर्ड के हैं या CBSE बोर्ड के हैं, डजेंट मैटर, वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लोग आते हैं, हेडिंग पड़ी हुई है इंग्लिश। इसमें लिखा हुआ है दे आर 2 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश इन क्लास 11th। क्लास 11th में 2 पार्ट्स हैं इंग्लिश के। जो पहला पार्ट है वो है लिटरेचर, जो दूसरा पार्ट है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज का दूसरा नाम है ग्रामर। लैंग्वेज का दूसरा नाम ग्रामर कहते हैं। थोड़ा सा शायद आपको ब्लर दिखे तो प्लीज़ डू मैनेज। ओके, तो पहला पार्ट है आपका लिटरेचर और दूसरा पार्ट है लैंग्वेज। लैंग्वेज को ही ग्रामर बोलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग पहले पार्ट के बारे में बात करेंगे, लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर क्या होता है, इसको हिंदी में साहित्य बोलते हैं। इसमें हमारी स्टोरीज़ आती हैं, आपने 10th में पढ़ा होगा, वैसे ही चैप्टर्स हैं मतलब। तो स्टोरीज़ पढ़नी पड़ती हैं और इन स्टोरीज़ के बेस पे क्वेश्चन आंसर आते हैं। और मैंने आपको कहा कि मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या, और जो जो आता है वो एक्चुअली होता क्या है, उसमें करना क्या होता है, मैं काफ़ी कुछ बताऊंगा आपको। तो मैंने बोला आपसे कि लिटरेचर जो है उसमें चैप्टर्स आते हैं आपके, और उन चैप्टर्स में क्या क्या होते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी आता है। लेट्स talk about reference, context and explanation. What is reference, what is context and what is explanation also? बेटा रेफरेंस बोलते हैं, हिंदी में आपने पढ़ा होगा, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। तो रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं प्रसंग, और एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं व्याख्या। यानी हमें इसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी आएगा। तो यानी जो हिंदी में पढ़ा है आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, वो भी आती है। आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा और उस पैराग्राफ का आपको पहचानना होगा ये पैराग्राफ किस बुक से लिया गया है और किस चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर कौन है वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको कॉन्टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, यानी प्रसंग लिखना पड़ेगा, किस पैराग्राफ, जो पैराग्राफ आया है एग्ज़ाम में, उसमें एक्चुअल किस चीज़ पे जोर दिया गया है, किस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश की गई है, वो आपको बताना होगा। और बाकी पूरे को एक्सप्लेन करना होगा। इंग्लिश में ही सब कुछ करना होता है बेटा, हिंदी में कुछ नहीं करना होता है। एक वर्ड भी आपका हिंदी का नहीं होता है, इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है। मगर अगर आप सोचो कि बिना टीचर की मदद के हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन सीख लेंगे तो नहीं हो सकता। या तो आप यूट्यूब की मदद लें या टीचर से या ट्यूटर का, मतलब कुल मिला के टीचर के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि इतना सिंपल नहीं होता। बच्चों को लगता है एक्सप्लेन तो करना है, कर लेंगे। नहीं बेटा, ऐसे एक्सप्लेन इतना सिंपल नहीं है, इतने आसानी से नहीं हो सकता। आपको बता दूं मैं, वो भी यूपी बोर्ड का एक्सप्लेन अगर होगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें, और CBSE में सब नहीं आता बेटा, मगर यूपी बोर्ड में सब आता है। मैं वीडियो जो है टोटली प्रॉपर वे पे है, तो यूपी बोर्ड पे ही है। सिलेबस CBSE और यूपी का दोनों का सेम होगा, जो चैप्टर्स नेम लिखे हैं सब सेम है, मगर उसके अंदर का जो मेथड है वो मेथड अलग अलग है, थोड़ा सा काम करने का अलग अलग तरीका है। मैं यूपी बोर्ड के बेस से बात कर रहा हूँ अभी। तो रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो आपका आएगा उस चैप्टर में से ही आएगा। क्वेश्चन आंसर आते हैं लिटरेचर में। तो आइए अभी हम लोग बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर में आपके क्या लिखा हुआ है, आपके 3 पार्ट्स हैं लिटरेचर के। कौन कौन से हैं? पहला है प्रोज, दूसरा है सप्लीमेंट्री और तीसरा है पोइट्री। प्रोज का जो आपके बुक का नाम है वो हॉर्नबिल है, सप्लीमेंट्री की बुक का नाम आपका स्नैपशॉट है, और पोइट्री तो हॉर्नबिल में ही दी गई है, मिक्स करके दी गई है। तो आपकी कुल मिला के बुक आपकी एक ही है, क्योंकि उसके पार्ट्स जो है उसमें डिवाइड हुआ है। तो एक पार्ट है आपका हॉर्नबिल विच इज़ एक्चुअल प्रोज, एंड सेकंड पार्ट इज़ स्नैपशॉट जो कि आपकी सप्लीमेंट्री है, और थर्ड होगी आपकी पोइट्री। लेट्स टॉक अबाउट प्रोज। तो आपका जो पहला बुक है प्रोज है, उस प्रोज के चैप्टर्स के नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो सारे चैप्टर्स के नाम देख लेते हैं। जो प्रोज का पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सेकेंड चैप्टर वी आर नॉट ऑफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तीसरा है डिस्कवरिंग तट, उसके बाद है आपका लैंडस्केप ऑफ शोल, सब नाम लिखे हुए द एलिंग प्लानट, और उसके बाद जो भी है द ब्रॉइंग वर्जन, द एडवेंचर और सिल्क रोड, ये सब आपके हैं। अच्छे चैप्टर्स हैं,
काफ़ी अच्छी स्टोरीज़ हैं उसमें, मज़ेदार स्टोरी है। तो हमें पूरे जो 8 चैप्टर्स दिए गए हैं ये हमको पढ़ने पड़ेंगे, और ये चैप्टर्स को बारीकी से पढ़ना पड़ता है। बेटा बारीकी से बोल रहा हूँ इसलिए चूँकि जब आपका क्वेश्चन आंसर आएगा तो टीचर आपको कितने भी क्वेश्चन आंसर लिखा दे, हो सकता है कि क्वेश्चन को कुछ अलग वे पे जाके पूछ ले, उसका एक्चुअल में मतलब वही होगा क्वेश्चन का जो टीचर ने लिखवाया होगा आपको, लेकिन अलग वे पे जाके पूछने का मतलब हुआ कि तरीका बदल जाएगा उसका, क्वेश्चन पूछने का आंसर सेम ही होगा। तो ताकि थोड़े अपनी भी हम हेल्प कर सकें और ख़ुद भी लिख सकें हम, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और बाकी बहुत अच्छे से क्यों पढ़ना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन भी करना होता है। और रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन तभी कर पाएंगे, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन मोस्टली तभी कर पाएंगे जब उस चैप्टर के एक एक पैरा की लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा हमने, तो ही हो पाएगा। रफली वे पे आप पढ़ते हो तो आप भूल जाओ कि आप कंटेक्स्ट और एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि ये अच्छे खासे मार्क्स के आते हैं, ये भी याद रखना। ये पोएट्री में भी आता है, रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, और प्रोज में भी आता है। तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो मान लो आप लगभग 20 नंबर को खो दोगे, और 100 में से 20 नंबर बहुत होते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके 8 चैप्टर्स हो गए आपके प्रोज के। अब जो नेक्स्ट है आपका, वो आपका सप्लीमेंट्री और पोइट्री के बारे में है। तो आते हैं सप्लीमेंट्री और पोइट्री के बारे में देखते हैं। तो सप्लीमेंट्री के आपके चैप्टर्स आपके सामने दिए हैं, अभी 8 चैप्टर्स सप्लीमेंट्री में भी हैं, जिसका दूसरा नाम है स्नैपशॉट, और प्रोज का था हॉर्नबिल। तो इसका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, और वाइट हाउस नहीं, वाइट हॉर्स याद रखेगा। हाँ, अच्छी स्टोरी है इसकी, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। मुराद आलम 2 बच्चे होते हैं, 2 भाई होते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, पढ़ेंगे तो आएगा, समझ में आएगा आपको। उसके बाद दूसरा है द एड्रेस, फिर रंगास मैरिज। ये काफ़ी फेमस भी है रंगास मैरिज, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है रंगास मैरिज। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे, द गॉड ऑफ द ओनली वर्ड, बर्थ, द टेल ऑफ मेलन सिटी। ये बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। जब आप सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। अब वीडियो आपको यूट्यूब में सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ आगे डाल दिए जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, तो देखते रहिएगा। आप लोग सप्लीमेंट्री के बारे में बता दिया हमने। अब आते हैं पोइट्री में। पोइट्री आपकी 5 पोएम्स दी गई हैं। फोटोग्राफ है, द लैबरेंथ टॉप है, द वॉइस ऑफ द रेन है, चाइल्डहुड है, फादर टू सन है। ऐसे ही आपके जो पोएम्स हैं ये दी गई हैं आपकी। तो इन पोएम्स याद रखिएगा, प्रोज में मैंने बोला रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आएगा, और पोइट्री में भी रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आते हैं। एक आपको छोटा सा आपको 4 लाइन या 5 लाइन या 6 लाइन मिल जाएंगी, आपको दे दी जाएंगी, और पूछा जाएगा ये किस पोएम से लिया गया है और इसके पोइट कौन है, और साथ में आपको कॉन्टेक्स्ट बताना पड़ेगा, प्रसंग, मतलब इस पोएम में एक्चुअल में कहना क्या चाहा है पोइट ने, या पोइट हो या पोइटेस हो। और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करना होता है। प्रोज का एक्सप्लेन थोड़ा सिंपल पड़ता है, और पोइट्री का एक्सप्लेन में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है कि इसमें बहुत कम लाइन दी गई होती है, और हमें उतना ही प्रोज के बराबर ही एक्सप्लेन करना पड़ता है, और बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो ये हो गया प्रोज के बारे में आपका, सॉरी पोइट्री के बारे में हो गया। तो अभी हम लोग लिटरेचर के बारे में जानकारी पा चुके हैं। लिटरेचर में हमारे 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं आप लोग देख लो। पहले तो हमने बोला इंग्लिश 2 पार्ट्स बटी है, एक लिटरेचर, एक लैंग्वेज। तो मैंने आपको बता दिया 2 पार्ट्स में है। पहला पार्ट्स आपको जो लिटरेचर है वो उसके 3 पार्ट्स हैं। लिटरेचर के कौन कौन से हैं बेटा आप लोग समझ गए होंगे, हॉर्नबिल, स्नैपशॉट्स और पोइट्री, यानी प्रोज, सप्लीमेंट्री और पोइट्री। उनके अपने अपने चैप्टर्स हैं, उसमें क्या क्या आता है, क्वेश्चन आंसर आते हैं, और रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आता है, ये आपका उसमें से आता है। पोइट्री में क्या होता है कि पोइट्री में आपका सेंट्रल आइडिया भी आता है। आपने हाई स्कूल में शायद सेंट्रल आइडिया पढ़ा होगा। मगर हाई स्कूल में क्या होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं एग्ज़ाम में, या हम लोग 8 लाइन्स 4 लाइन्स की पोएम लिख लेते हैं। मगर बेटा आप लोग अभी इंटर में आ चुके हो, मैं बताया इंटर क्या होता है, क्लास 11th इंटर का ही पहला पार्ट है। तो इंटर में आ चुके हो, इंटर में ऐसा नहीं होता है, इसमें आपको पोएम लिखने का ऑप्शन नहीं होता, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही पड़ेगा। पोइट्री की बुक में एक आपका क्या आएगा, रेफरेंस, कंटेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन आता है, और सेंट्रल आइडिया आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जितना अच्छा यूनिक सेंट्रल आइडिया होगा उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो अभी जानते ही हो आप लोग। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग इंग्लिश के सेकंड पार्ट की ओर जा रहे हैं, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज में ग्रामर यानी कि, तो ग्रामर पहले समझ लो बेटा। देखो ग्रामर का थोड़ा हिस्सा तो आपकी बुक जो नई बुक आई है आपके NCERT बेस पे, उसमें थोड़ा सा हिस्सा ग्रामर का दिया गया है। बाकी आपको ग्रामर के लिए एक अलग से बुक खरीदनी पड़ेगी। आप कोई बुक खरीद सकते हैं। बुक्स के मैं कुछ नाम बता देता हूँ।
आप शॉप पे जाएंगे और शॉपकीपर से बोलेंगे मेरे को क्लास 12th की यूपी बोर्ड की ग्रामर की बुक दे दो। आप ग्रामर की बुक दे देगा। पूछेगा आपसे, हो सकता है पूछते कौन सी बुक चाहिए, तो ग्रामर की बुक आपकी न्यू स्टाइल आती है, आप अच्छे से नाम याद कर लें, लिख लें, न्यू स्टाइल, न्यू लाइट, एक्सीलेंट, ऐसे आपकी 3 बुक्स मोस्टली मिलती हैं। बाकी 1-2 और भी आती हैं लेकिन उनका इतना मतलब नहीं है, 3 बुक हैं। न्यू लाइट भी अब नहीं चलती है, लगभग बहुत कम मिलेगी आपको, रेयर है जो मिल जाए। न्यू स्टाइल और एक्सीलेंट 2 बुक्स आपकी आती हैं। तो आप लोग एक काम करें, और कुछ बुक्स ऐसी आती है इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर यानी कि लिटरेचर लैंग्वेज मिक्स होता है, आप उस बुक से बचें और आप लोग ग्रामर की सेपरेट बुक लें। तो बुक का अगर आप मुझसे कहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सीलेंट की बुक लें। एक्सीलेंट की बुक थोड़ी अच्छी होती है। एक्सीलेंट और न्यू स्टाइल की बुक में बेटा ये अंतर है कि न्यू स्टाइल में थोड़ा सा सिंपल सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और एक्सीलेंट में आपको थोड़ा अच्छे सेंटेंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। सिंपल सेंटेंस सॉल्व करने का नुकसान ये है कि हम सेंटेंस सॉल्व तो कर लेंगे, वैसे आप मुझसे पूछो तो मैं एक्सीलेंट ही पढ़ाता हूँ। न्यू स्टाइल में क्या है कि आप सॉल्व तो बड़े आसानी से कर लेंगे मगर एग्ज़ाम में उस तरह के नहीं आएंगे। और आपको अगर एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको अगर पास आउट करना है, उसमें आपको अगर कहते हैं एग्ज़ाम फेस करने उस पर कंपटीशन करना है, तो फिर आपको एक्सीलेंट जरूर सॉल्व करनी चाहिए। हो सकता है आप न्यू स्टाइल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यू स्टाइल में आपको मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि आपका टीचर, मैं पढ़ाऊँ या आपका टीचर जो पढ़ाएगा, तो जब आपको कई अच्छी चीज़ें बताएगा जो कि एक्सीलेंट में होंगी, तो न्यू स्टाइल में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्सीलेंट ही लो, बेटर बुक होती है। तो ग्रामर की बुक आपकी सेपरेट भी है और कुछ चीज़ें आपकी ग्रामर की आपके इस फर्स्ट पेपर की बुक में भी दी गई हैं, मैं जो होंगी बता दूंगा मैं भी। तो आते हैं हम लोग भी ग्रामर के बारे में बात करते हैं। ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर वर्ड से बना हुआ है। इसमें हमको कोई एक सेंटेंस दिया गया होगा, उसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना होगा, तो उसके कुछ अलग से चैप्टर्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ द चैप्टर्स। द फर्स्ट चैप्टर जिसमें है वो है रिमूविंग टू। तो कोई इसको रिमूविंग टू बोलता है, कोई रिमूवल टू बोलता है, कोई रिमूव टू बोलता है। देयर आर 3 नेम्स ऑफ दिस चैप्टर, रिमूविंग टू। और इसी का एक पार्ट है एडवर्ब टू, जो इसी के अंदर आता है। एडवर्ब टू एक्चुअल में जो TOO लिखा हुआ है, TOO, इसी को बोलते हैं एडवर्ब टू। तो इसको रिमूव करना होता है तो रिमूविंग टू, और इसको अगर ऐड करना होता है तो एडवर्ब टू, एडिंग टू बोलते हैं, एडिंग ऑफ एडवर्ब टू। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका रिमूविंग टू। सेकंड चैप्टर आपका आता है वॉइस। वॉइस जानते हो आप लोग, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही है। तीसरा आपका डिग्री पड़ जाता है। डिग्री हमारी 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये भी एक चैप्टर है। और उसके बाद फोर्थ चैप्टर है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या है कि हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़े होंगे चेंज ऑफ सेंटेंसेस, वही है ये, बस थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या, वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक अंतर है। हाई स्कूल का लेवल अलग है और इंटर का लेवल अलग है, काफ़ी अंतर है कन्वर्जन में। वहाँ पे भाव बदल जाता है, मीन्स बदल जाता है बात करने का, यहाँ पे मीन्स नहीं बदलना चाहिए। तो जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तो समझ में आएगा आपको। तो रिमूविंग टू, वॉइस, डिग्री और कन्वर्जन, ये 4 चैप्टर मिला लिए जाएँ तो लगभग आप कहेंगे तो 1.5 मंथ का सिलेबस है ये 4 चैप्टर ही 1.5 मंथ के हैं, यानी 1.5 महीना आपको लगभग लग जाएगा 4 चैप्टर पढ़ने में। अच्छे से पढ़ते हैं आप तो। उसके बाद सेकेंड चैप्टर आपका आता है सिंथेसिस। एक्चुअल में सिंथेसिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बट इट इज़ गिवन इन सेपरेट फॉर्म इन योर बुक, आई मीन इन योर ग्रामर बुक ऑफ इंटर। तो सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्म है, रूप है, लेकिन आपके बुक में अलग से चैप्टर करके दिया गया है, तो मैंने इसमें आपको अलग से ही बताया है। तो जो आपका सेकंड चैप्टर पहला था ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड चैप्टर हो गया सिंथेसिस। सिंथेसिस 3 तरह के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अच्छा चैप्टर है और पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसमें ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होता यूपी बोर्ड जो आप छोड़ सकें, या आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एक ऑप्शन नहीं सोचो कि इसको कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारे के सारे बहुत गंभीरता से पढ़ने पड़ेंगे, यू शुड बी सीरियस। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ सिंपल, एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स, एंड थर्ड कंपाउंड। ये होता क्या है, सेंटेंस में होता क्या है, हमें 2 सेंटेंस मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 4 मिलेंगे सेंटेंसेस, उन्हें कंबाइन करना पड़ेगा। तो जो सेंटेंस है उसकी डिफिनीशन होती है,
टू कंबाइन टू और मोर देन, टू कंबाइन टू, TWO, टू कंबाइन टू और मोर देन टू सेंटेंसेज इज कॉल्ड सिंथेसाइजेशन या सिंथेसिस। तो दे आर थ्री पार्ट्स ऑफ सिंथेसिस, द फर्स्ट इज सिंपल, द सेकंड इज कंपाउंड एंड द थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। तो ये चैप्टर अच्छे चैप्टर हैं, अगर आप बारीकी से पढ़ते हो तो नियरली आपको 20 डेज लग जाएंगे, बाकी ज़्यादा लग जाएगा, इसको 25 डेज तक लग जाएगा इसको पढ़ने में, सिर्फ सिंथेसिस चैप्टर पढ़ने में। लंबे लंबे चैप्टर हैं बेटा ये, तो सिंथेसिस पढ़ना पड़ेगा। उसका नरेशन के बारे में बात कर, नरेशन जानते हो आप लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, इस चीज़ें हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, ये सब है। तो ये आप जानते हो, डायरेक्ट में पढ़ा होगा आपने, बस इंटर है जो कि थोड़ा सा तो हाई स्कूल से थोड़ा अपडेटेड मिलेगा आपको, जाहिर सी बात है, चीज़ें अच्छी मिलेंगी। अब डिपेंड करता है टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, इस पर थोड़ा डिपेंड करता है कि टीचर ने क्या पढ़ाया है और कैसा पढ़ाया है। हो सकता है वो हाई स्कूल लेवल पे ही लपेट दे आपको, उस पे ही सबको सब बता दे आपको, वो इतना ही होता है, बस ऐसा नहीं है। आप 12th में आए हो तो काफ़ी कुछ नया होगा, काफ़ी कुछ नया होगा, बल्कि मैं कहूँगा जितना आपने पढ़ा होगा उससे जस्ट डबल या ट्रिपल नई चीज़ें मिलती हैं आपको, तो ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है सिंटैक्स। सिंटैक्स कह सकते हो पूरी इंग्लिश ग्रामर का निचोड़ होता है बेटा, पूरा निचोड़ होता है, जो कुछ है तो सिंटैक्स मेन है इंग्लिश में। तो इसमें आपके क्या क्या है, इसमें आपके 8 चैप्टर्स हैं, आर्टिकल्स है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शंस है, ऐसे करके आपके 8 चैप्टर्स दिए गए हैं। इंटरजेक्शन नहीं होता इसमें, ये आपके चैप्टर 8 दिए गए हैं। 8 चैप्टर को आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अब ये बात सोचना नाउन प्रोनाउन तुमको आता है, वो नहीं होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है गलती ढूंढना। इसमें हमको इन चैप्टर्स को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, इनके बहुत से रूल्स होते हैं, और बहुत से रूल्स होने के बाद आपको इनकी गलतियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। यानी एक एक चैप्टर को सही से पढ़ा जाए तो लगभग एक चैप्टर आपका 4 से 5 दिन ले लेता है। तो आपको उस तरह से पढ़ना है, 4 से 5 दिन आपको ले लेगा। 4 दिन तो लगभग एक ले लेगा। वर्ब तो आपको कम से कम 7-8 दिन ले लेगा, हो सकता है 10 दिन भी ले ले। वर्ब चैप्टर जो है बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, इसमें गलतियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। एक्चुअली में हमें सेंटेंस जो मिलेगा वो गलत करके देगा एग्जामिनर, और हमें उसको क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको सही करना पड़ेगा। एग्जामिनर की बात कर रहे हैं, पेपर की बात कर, पेपर जो आपका आएगा तो उसमें आपको सेंटेंस गलत देगा, उसको हमें सही करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं सिंटैक्स, त्रुटि को सही करना। तो अब इसकी मैं इंपॉर्टेंस बता दूँ कि ये इंग्लिश का पूरा निचोड़ है, और आपको ये पूरा चैप्टर तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पूरी इंग्लिश आती होगी। पूरी इंग्लिश मतलब हो गया कि आपने LKG UKG में क्या पढ़ा है और अभी इंटर तक क्या पढ़ रहे हैं आप, सब कुछ आपको आना चाहिए। एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, बारीकियाँ, और इससे कहीं ज़्यादा आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। सिंटैक्स में अगर आर्टिकल्स की मैं बात कर दूँ तो आर्टिकल्स ए एंड दा होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। उसमें ए एंड दा। अब केवल दा की बात करूँ, मैं छोटे से हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो दा में आपकी बुक में ही कम से कम अगर रूल दिए गए होंगे तो दा में आपके लगभग केवल दा की मैं बात कर रहा हूँ अगर, तो दा को दा भी बोलते हैं, दा को दी भी बोलते हैं, THE को। तो दा के अगर रूल्स की मैं बात करूँ तो लगभग 70-75 रूल्स केवल दा के हैं, और ए और एन अलग हो गया, केवल दा के ही इतने रूल्स हैं। तो एक रूल्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नाउन में भी लगभग 100 रूल्स होंगे। 100 रूल्स की बात कर रहा हूँ बेटा, समझ रहे हो इसकी बात को मैं। प्रोनाउन में भी इससे कम नहीं है, सब में लगभग 70 और 100 के बीच में रूल्स हैं। वर्ब में ज़्यादा होंगे, वर्ब में 200 के आसपास रूल्स होंगे, 200 नहीं होंगे तो 150 रूल्स तो होंगे वर्ब में। तो ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये पढ़ना ही पड़ेगा। और ये तभी पढ़ सकते हैं आप जब सारे चैप्टर आप पढ़ चुके हो। इस चैप्टर याद रखना, सिंटैक्स में आपका ऊपर जो ट्रांसफॉर्मेशन में 4 चैप्टर लिखे हुए हैं, सिंथेसिस सेकंड चैप्टर है, ये सब कुछ, यानी सिंटैक्स मैंने बोला इंग्लिश का निचोड़ है, यानी दुनिया की सारी इंग्लिश इसमें आ सकती है, याद रखिएगा। उसके राइटिंग स्किल से आते हैं। तो राइटिंग स्किल्स बेटा, जो ये राइटिंग स्किल्स चैप्टर है, ये आप जो पोर्शन है ये आपका इंग्लिश के फर्स्ट पेपर की बुक में आपको मिल जाएगा। हॉर्न नेबुला पोएट्री के नीचे ही दिया गया है ये। तो सिर्फ राइटिंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना पोर्शन। इसमें क्या क्या आता है आपका, नोट मेकिंग आता है, समरिंग आता है, और सब टाइटलिंग आता है, लेटर राइटिंग है, और क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएशन बोलते हैं, स्टोरी राइटिंग है, ये सब मिल जाएगा आपको। चलिए, तो जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद आते हैं वोकैबुलरी के। तो वोकैबुलरी क्या होता है, इसको मीनिंग बोलते हैं, मैं लिखा हुआ ब्रैकेट में मीनिंग। वोकैबुलरी मीनिंग होता है, यानी आपको याद करनी पड़ेंगी। ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची, एंटोनियम्स, विलोम शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, अनेकार्थ बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके होमोफोन्स हैं, आपका आइडम्स ऑफ फ्रेजेस हैं,
ये सब चीज़ें आपकी मिलती हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। तो आइडियल फ्रेज, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब होते हैं ना आपके। फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़नी पड़ेंगे आपको। तो ऐसे कई चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको, याद करनी पड़ेंगी ये। और ये सब मिला के आप में लगभग आपके 11 से 1200 के बीच में मीनिंग्स हैं आपकी ये। यहाँ देखिए 1100 से 1200 के बीच में मीनिंग्स हैं, आपको लर्न करनी पड़ेंगी अगर आप अच्छे से पास करना चाहते हो। बाकी टीचर आपको याद करवा देता है। हर साल आपको अनोखे नहीं हो, जो भी क्लास आती है उसको हम लोग याद करवाते हैं, तो आपको भी याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, खास भी नहीं है इसमें। उसका आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जानते हो कि आपको ऐसा पैसेज जो पढ़ाना हो आपने कभी, उसमें क्वेश्चन आंसर आपको लिखने होते हैं। क्वेश्चन देते हैं, हमें पढ़ना होता है, उसका आंसर्स फाइंड आउट करके हमको लिखने पड़ते हैं। तो कुल मिला के आपका इतना चैप्टर था आपका, ये आपका इंग्लिश था। मैंने इसमें कोशिश की आपको हर एक चीज़ बताने के लिए कि इंग्लिश कितने भागों में बटी हुई है और इंटर के लिए और क्या क्या पोर्शन है आपका, ऐसे कुछ है। तो ग्रामर तो आपकी 11th की और 12th की सेम मिलेगी, याद देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो चेंज हुआ है वो फर्स्ट पेपर चेंज होगा 11th 12th में, भाई ग्रामर आपको दोनों में सेम मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो वीडियो तो उसको प्लीज़ शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे बच्चे जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, जो भी नए आए हैं, उनको भी समझ में आए। ओके, जय हिंद।